हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पदार्थ विज्ञान के बारे में। और पदार्थ विज्ञान के अंदर हम एक चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थ एवं आयुर्वेद निपुण। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला पदार्थ, और पदार्थ के बारे में देखेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, लक्षण देखेंगे और पदार्थ की संख्या देखेंगे। उसके बाद हम आयुर्वेद के बारे में देखेंगे, ठीक है, एंड देन सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ये हमारे वीडियो के 3 टॉपिक रहने वाले हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हमको ये कवर करने हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने चैनल पर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिला तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। और आपको मैं एक और अपडेट दे देता हूँ कि जैसा हमारा ऐप आ गया है और हमारे ऐप पर आपको अगर इनके नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए नोट्स चाहिए, किसी और अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो हमारा ऐप आयुर्वेदा नोटबुक हो, ठीक है, प्ले स्टोर पे से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ एवं आयुर्वेदा निपुण। देखो, और जितने एक और बात बता देता हूँ मैं कि पदार्थ आयुर्वेद निपुण जो फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ का, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं अब यहाँ पर लिखूंगा विद रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो सारे मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट श्लोक समझाऊंगा, ठीक है, और कौन कौन से याद करने हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ। जब यहाँ पर आप अपना जब पहला चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे जब बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आते हैं और पहली बार वो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पदार्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कोई इतिहास वगैरह हो गया, ठीक है, और थोड़ा टिपिकल भी है, उसके जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल भी है। तो थोड़ा बच्चे को डर लगता है कि हम यहाँ पर मतलब कौन से कोर्स में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको डरना नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पदार्थ विज्ञान की हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, छोटी छोटी मतलब बताऊँगा, और आपको अपनी भाषा में इन चीज़ों को कैसे समझना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो हम यहाँ पर इस पदार्थ विज्ञान के लिए लाए हैं। और पदार्थ विज्ञान देखो, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पदार्थ। अब यहाँ पर पदार्थ की हमें 4 चीज़ पढ़नी है। पहला व्युत्पत्ति, दूसरा परिभाषा, तीसरा लक्षण एंड चौथा पदार्थ की संख्या। सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति। अब यहाँ पर शब्द आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति होता क्या है? देखो 2 शब्द होते हैं, निरुक्ति और व्युत्पत्ति। निरुक्ति का मतलब होता है कि जो वो शब्द है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे धातु और प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं निरुक्ति। यानी निरुक्ति के अंदर क्या होता है कि जो भी जो शब्द होता है वो कैसे मिलकर बना हुआ होता है। देखो, अब हम बात करने वाले पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ के अंदर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, व्युत्पत्ति, परिभाषा, लक्षण एंड पदार्थ की संख्या, ठीक है। 4 टॉपिक नहीं, मतलब इसके 4 पॉइंट्स कवर करने हैं हमको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्युत्पत्ति के बारे में। देखो व्युत्पत्ति क्या होती है। देखो व्युत्पत्ति को समझने से पहले आपको यहाँ पर एक निरुक्ति भी समझना है कि जब आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो पदार्थ तो आपको ये कई बार मिलेंगे, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, लक्षण। तो एक बार इनको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आप जब यहाँ पर अगले चैप्टर पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि निरुक्ति में क्या लिखना है और व्युत्पत्ति में क्या लिखना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ 70-80% को यही नहीं पता होता है कि निरुक्ति और व्युत्पत्ति होती क्या है। देखो निरुक्ति, देखो निरुक्ति के अंदर क्या होता है कि वो शब्द किससे मिलकर बना हुआ होता है। जैसे पदार्थ है तो पदार्थ शब्द किससे मिलकर बना हुआ होता है। देखो जब हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रत्यय शब्द का नाम टॉपिक है और एक धातु है। तो वहाँ पर बताया जाता है जो भी जो शब्द होता है, चाहे कोई भी शब्द हो, वो धातु और प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब कौन सी धातु लगानी है वो हर एक शब्द की अलग होती है, धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आता है निरुक्ति के अंदर, ठीक है। आप आगे जाके देखोगे कि रस कौन से धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बनता है, रक्त आगे कौन सी धातु प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है। आप ये हर चीज़ के अंदर देखने वाले हो, चाहे आप फिजियोलॉजी पढ़ लो, यानी रचना शरीर पढ़ लो, क्रिया शरीर पढ़ लो, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको हर एक टर्म का, हर एक शब्द का लिखा होता है कि इस शब्द में ई प्रत्यय लगाने से आप ये वाली जो शब्द है वो बन जाता है। और उसको हम यहाँ पर संस्कृत के पेपर 2 के अंदर भी देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति बताता है जो शब्द है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो आपको इन पे कंफ्यूज नहीं होना है कि निरुक्ति क्या है, व्युत्पत्ति क्या है। तो व्युत्पत्ति हमें शब्द का अर्थ बताता है और निरुक्ति हमें शब्द का बना कैसे, शब्दों किससे मिलकर बना होता है, कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है। आप टेंशन मत लो, अगर आपको धातु प्रत्यय नहीं पता है तो आप मेरी संस्कृत की प्लेलिस्ट ओपन करो, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने संस्कृत कंप्लीट करा दिया पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 मैं अपने ऐप पर कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको पेपर 2 देखना है, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये 2 चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि निरुक्ति क्या होती है और व्युत्पत्ति क्या होती है। तो निरुक्ति का मतलब होता है कि जो शब्द है वो कौन सी धातु और प्रत्यय से मिलकर बना होता है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि वो उस शब्द का क्या अर्थ होता है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति किसकी, पदार्थ की। इस पदार्थ का क्या मतलब होता है, तो हमने देखा जो ये पदार्थ है वो उसमें के अंदर दो शब्द छिपे हुए थे, पद प्लस अर्थ। ठीक है, अभी संधि विच्छेद नहीं आता है तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको संस्कृत वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे और प्लेलिस्ट में मैं लिख दे दूंगा, वहां से जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो जो ये शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, पद प्लस अर्थ। क्योंकि हम यहाँ से क्यों तोड़ते हैं, जहां पर जो स्वर आ जाता है वहां से हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वर्ण सबसे कमजोर होता है, वो हमने संस्कृत के अंदर देखा है। तो पद प्लस अर्थ। अब पद का मतलब होता है शब्द, ठीक, शब्द या अक्षर। ठीक है, पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर। देखो पद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब हम अक्षर अक्षर मिलाते हैं, तो अक्षर और अक्षर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वर्ण बनता है। ठीक है, अक्षर अक्षर मिलाते हैं तो वर्ण बनता है, और जब वर्ण वर्ण को मिलाते हैं तो आपके पास शब्द बनता है। ठीक है, स- देखो अभी बात सेम ही है, अक्षर अक्षर वर्ण वर्ण दोनों सेम ही है। आप इतना मान लो, और शब्द शब्द मिलाते हैं तो ये बनता है हमारे पास यहाँ पर पद। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे राय, आ और मैं, तो ये भी एक शब्द बोल, सॉरी एक अक्षर बोल दो या वर्ण बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ये सारे क्या है, अक्षर और वर्ण है। अगर आप इनको मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, राम, एक शब्द बन जाएगा। और राम जाता है तो और भी आप, अगर आप एक शब्द और जोड़ देते हो तो राम जाता है तो एक पद बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताए गए हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए पद क्या होता है, यानी कि शब्द या बोलते हैं शब्दों के मिलने से जो बना होता है। ठीक है, उसे हम पद कहते हैं। तो यहाँ पर पद का मतलब कोई शब्द या कोई अक्षर हो सकता है, और अर्थ का मतलब होता है कि सबसे ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखो पदार्थ की इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई, पदार्थ की इन्होंने डेफिनेशन बताई कि जो पद है, जो पद है, और इस पद से या इसको या इस शब्द से हमें जो भी अर्थ उत्पन्न हो रहा है, जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पदार्थ कह रही है। तो पदार्थ को फिर से समझिए कि पदार्थ का अर्थ क्या बताया गया है, कि जो भी वो शब्द है, यानी जो पद है या जो शब्द है, उससे जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि ये ब्लैक है। ठीक है, इसका जो ब्लैक है, ये ब्लैक चलता है, इसका कर्म है लिखने का है। तो इनसे जो भी हमें ज्ञात हो रहा है, पेन शब्द से हमें जो भी ज्ञात हो रहा है, तो वो भी क्या है, पदार्थ है। यानी जिस चीज से आपको जो ज्ञात होता है वो सभी क्या है, पदार्थ है। वैसे भी आप जानते हो कि पदार्थ को हम मैटर से कोरिलेट करते हैं, कि मैटर क्या होता है, कि एनीथिंग विच इज स्पेस ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, कुछ इस तरह से डेफिनेशन होती है कि संसार के अंदर या फिर इस अर्थ के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा मास और स्पेस कवर करती है उसको हम मैटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में पदार्थ कह देते हैं। उसी प्रकार से पदार्थ होता है कि पदार्थ भी क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा शब्द, सबसे ज्ञात होने वाली वस्तु। मैं बोल देता हूँ कि ये, मैं बोल देता हूँ त्रिफला, तो त्रिफला से आपको क्या ज्ञात होगा, कि त्रिफला का गुण पता लगेगा, कर्म पता लगेगा, तो वो भी क्या एक पदार्थ है। तो पदार्थ का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जो भी वो शब्द है उससे आपको ज्ञात होने वाली वस्तु, ठीक है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब हम देखते हैं परिभाषा के बारे में। देखो परिभाषा यहाँ पर दो आचार्यों की मेन है, एक तो आचार्य चक्रपाणा की, जो आचार्य चक्रपाणी की, जो कि ज्यादा मेन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको याद करनी पड़ेगी। देखो आपको रेफरेंस याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि रेफरेंस क्या होता है, देखो आपकी जितनी भी संहिताएं होती है, जैसे अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये आपके बड़े ग्रंथ होते हैं और उनके अंदर से ही छोटे छोटे सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे पदार्थ विज्ञान है, अब ये पदार्थ विज्ञान कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ये हमारा संहिता का थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करके यहाँ पर बना दिया है। कुछ आचार्य चक्रपाणी की बात ली, कुछ आचार्य चरक की बात ली, कुछ सुश्रुत की बात ले ली, कुछ कुछ और अन्य दर्शनों की बात ले ली, और हमारे एक सब्जेक्ट तैयार कर दिया पदार्थ। इसी तरह से रचना शरीर है, रचना शरीर में मेनली सुश्रुत की बातें ले ली, और चरक के, और उसी तरह क्रिया शरीर है, क्रिया शरीर में चरक की बात ले ली। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, बड़ी बड़ी संहिताओं से कुछ कुछ आचार्य के पॉइंट लिए गए हैं और वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी पदार्थ विज्ञान भी है, जिसके अंदर मेनली जो आचार्य चरक की बातें ली जाती है। अब बात आती है कि चक्रपाणी कौन है। फिर देखो चक्रपाणी कौन है, आचार्य चरक के टीकाकार है। अभी टीकाकार क्या होते हैं, टीकाकार का मतलब होता है कमेंट्री। जैसे कि आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी, ठीक है, और उनके कुछ कोडेशन है, कुछ लाइन्स है, कुछ श्लोक्स है, उनको और अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर दिया। मान लो कि आप चरक संहिता पढ़ रहे हो, कुछ आचार्य चरक की बातें आपको समझ में नहीं आई, लेकिन आचार्य चक्रपाणी विमर्श में क्या करते हैं, उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो होता है यहाँ पर कमेंट्री करना एक तरीके से। जैसे क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के अंदर जो एम्पायर होते हैं, सॉरी जो कमेंटर होते हैं, वो भी तो कमेंट्री करते हैं कि विराट कोहली ने छक्का मारा और सचिन ने 100 बनाया, तो वो भी अगर कमेंट्री कर रही है। उसी प्रकार से जब आचार्य चरक ने जो भी हमारी पूरी ग्रंथ लिखा था, तो उस पर कुछ टीकाएं करी, कुछ कमेंट्री करी, कुछ बातें करी। किसने करी, चक्रपाणी ने करी। तो चक्रपाणी ने पदार्थ का अर्थ क्या बताया है, चक्रपाणी ने परिभाषा दी है कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, यानी जो भी वो पद होता है,
जो भी वो पद होता है उसका क्या अर्थ होता है उसे ही हम कहते हैं पदार्थ। सिंपल, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पद मैं बता चुका हूं कि शब्द शब्द मिलके, सॉरी, अक्षर अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, सब शब्द मिलके पद बनाते हैं। तो उस पद का क्या मतलब है वो कौन बताता है? हमें पदार्थ बताता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखते हैं शब्द पदार्थी। देखो शब्द पदार्थी, देखो आप यहाँ पर पढ़ोगे आगे जाके, पदार्थ द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है, ठीक, समवाय होता है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, और एक और उन्होंने माना स्पेशल, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप यहाँ मानो कि अशब्द पदार्थ कौन है, यानी एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने शब्द पदार्थ के बारे में बोला है, जिनका नाम ही क्या बोला है? शब्द पदार्थी। इनके अनुसार पदार्थ की परिभाषा क्या है? यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है कि यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ तो कहते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है रियल नॉलेज, मतलब जिसकी वस्तु की आपको रियल नॉलेज होती है उसे हम कहते हैं पदार्थ। जैसे मैं कहूँ, क्या मैं इस पेन को पदार्थ कह सकता हूँ? क्या मैं इस फेविकोल को पदार्थ कह सकता हूँ? ठीक है, या कुछ भी, या इस स्टेपलर को मैं पदार्थ कह सकता हूँ? तो कब कह सकता हूँ? आचार्य शोधपारधी के अनुसार, जब आपको इसको रियल नॉलेज होगी। अगर आपको इसकी रियल नॉलेज है तो आप उसे पदार्थ कह सकते हो। रियल नॉलेज का कहने का मतलब है आपने वो देखा हो, उसको कोई नाम हो, ठीक है, जिसको आप जान सकते हो, इसका कोई एग्जिस्टेंस हो, तो उसको आप यहाँ पर पदार्थ कह सकते हो। तो इतनी बात अभी तक आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं लक्षण की। मतलब यानी कि पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं। मतलब इन 3 लक्षण से आप पहचान सकते हो कि किसको हमें पदार्थ कहना है, किसको हमें पदार्थ नहीं कहना है। जैसे वो 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। दूसरा होता है ज्ञातव, तीसरा होता है अभिधेयत्व। तो अस्तित्व का मतलब जिसका एग्जिस्टेंस हो, यानी कि आप उसको पदार्थ कह सकते हो जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो। जैसे इस पेन का एग्जिस्टेंस है तभी तो हम इसे यहाँ पर पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता तो हम उसे पदार्थ नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कि ज्ञातव। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ज्ञातव मतलब उसको हम जान सकते हैं। ज्ञात का मतलब होता है कि इसको हम पदार्थ को जान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी वो पदार्थ है, अगर उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि वो कैसा है, कैसे कलर का है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो भी आप उसे पदार्थ कह सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है अभिधेयत्व। अभिधेयत्व का मतलब होता है नामविलिटी, यानी जिस पदार्थ को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है, जिस पदार्थ को हम नाम दे सकते हैं, उसकी संज्ञा दे सकते हैं, ठीक, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के लिए यहाँ पर 3 लक्षण बताए, कौन कौन से? अस्तित्व, ज्ञातव और अभिधेयत्व। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके लिए मैंने कैसे याद करा था, तो मैं बता देता हूँ कि अज्ञानी को अभिमान होता है। अज्ञानी को अभिमान होता है, ठीक है, जो अज्ञानी होता है उसको अभिमान होता है। तो अज्ञानी से क्या रख लोगे? अस्तित्व, और ज्ञानी से क्या रख लोगे? ज्ञातव, और अभिमान से क्या रख लोगे? अभिधेयत्व। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की संख्या के बारे में। पदार्थ की संख्या, ठीक है, अब देखो कितने कितने पदार्थ होते हैं, सब आचार्य को अलग अलग मानना है। जैसे बोलते हैं सुश्रुत, जो सुश्रुत संहिता है, देखो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी है। तो इसी प्रकार से, यानी जो आचार्य सुश्रुत ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, ठीक है, सुश्रुत संहिता, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पदार्थ की जो संख्या होती है वो असंख्यक होती है। असंख्यक क्यों? उनका मानना ये है कि जितनी भी संसार में वस्तु है वो सारी पदार्थ है। चाहे आप कुछ भी ले लो, जो आप जिनका आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनको आप जान नाम दे रहे हो, तो वो सभी क्या पदार्थ है। यानी कि संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ है, तो हम उनकी संख्या निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जो पदार्थ की संख्या है वो इन्फिनाइट है, असंख्या है। तो अब नाम तो दे ही नहीं सकते, जब संख्या इन्फिनिट बता दी तो पदार्थ का नाम हम कहाँ से देंगे। उसके बाद आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता के अंदर बताया है कि जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सत पदार्थ, एक होता है असत पदार्थ। ठीक है, एक सत पदार्थ, एक होता है असत पदार्थ। अब इस सत पदार्थ क्या होता है? सत पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनका एग्जिस्टेंस हो, जिन वस्तुओं को हम जाना जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं सत पदार्थ। जिनको जाना नहीं जा सकता उन्हें हम बोलते हैं असत पदार्थ। यानी इन असत का क्या होता है? अभाव होता है। सत का मतलब क्या होता है? इनका अभाव नहीं होता, इनको हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये आगे जाके 6 प्रकार के बताए, जो कि होते हैं सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और ये उन्होंने कहाँ बताया है? चरक सूत्र स्थान 1 में बताया है। रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अगर हायर लेवल एग्जाम देते हो या फिर अपने एग्जाम में ऐसे लिखते हो स्थान रेफरेंस लिखते हो, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि मैं आपको पूरी चरक संहिता पढ़ा चुका हूँ, अष्टांग हृदय पढ़ा चुका हूँ, सारे सब्जेक्ट करा चुका हूँ। ये पेपर 1 रह रहा था मेरा, ठीक है, मतलब हमारा।
तो ये मैं यहाँ पर अब आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर इस ऐप को, मेरे आयुर्वेदा नोटबुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब समझो। तो आचार्य चरक ने क्या बताया कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सत पदार्थ और असत पदार्थ। सत पदार्थ फर्दर 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है, अब सामान्य क्या होता है, देखो सामान्य विशेष आप आगे चल के भी पढ़ोगे। सामान्य विशेष क्या होता है, किसी भी वस्तु को जो बढ़ाने का कार्य करता है वो सामान्य होता है, और किसी भी वस्तु को जो घटाने का कार्य करता है वो विशेष करता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बताऊं, अगर आपकी बॉडी में धातु का क्षय हो गया है तो उनको वृद्धि कराने के लिए सामान्य सिद्धांत का यूज करोगे चिकित्सा के अंदर। अगर धातु का बढ़ गई है तो उनको घटाने के लिए आप विशेष सिद्धांत का यूज करोगे चिकित्सा के अंदर। और गुण, द्रव्य, कर्म क्या होते हैं, देखो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जैसे मैं बोलूँ त्रिफला के अंदर बात कर देता हूँ कि ये एक त्रिफला है। ठीक है, ये एक त्रिफला, ये होगा एक द्रव्य। ठीक है, अब इस त्रिफला के अंदर 2 गुण होंगे। ठीक है भाई, इसका गुण क्या है, इसका देखो कलर ऐसा है, कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। ये इसका गुण हो गया, इसकी क्वालिटीज हो गई, कितना बारीक है, कितना अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, उसके बाद कर्म क्या है, इसका दीपन का काम है, पाचन का काम है, अग्नि को बढ़ाने का काम है, त्रिदोष हर है। ठीक है, 3 दोष को हर करता है, तो इसके क्या हो गए, कर्म हो गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। बाकी इनके अलग अलग चैप्टर है, उनको डिटेल में वहां पर समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा समवाय। अब समवाय का मतलब होता है कि एक तरीके से आप समझ सकते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो शायद ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि पक्षी है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मान लो एक पक्षी है, ये पक्षी उड़ रहा है, ये एक पक्षी है। आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद अब दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक डाली है, इस डाली पे कोई पक्षी बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसा देखो, ड्राइंग जैसी भी है, देख लेना। तो इस पक्षी जो एक डाली पर बैठा है, इसका जो कलर है उसके साथ कैसा है भाई, अगर मान लो ये पक्षी रहेगा तो इसका कलर भी उसके साथ रहेगा। मान लो इस पक्षी का लाल कलर है, काला कलर है। ठीक है, तो इस पक्षी का जो कलर है वो उसके साथ रहेगा। अगर मान लो ये पक्षी नहीं रहेगा तो कलर भी उसके साथ नहीं रहेगा। तो सेम ऐसी ही बात है कि अगर द्रव्य रहेगा तो उसके अंदर गुण और कर्म भी रहेंगे। जैसे मैं बोल दूं, अगर ये त्रिफला है, अगर ये द्रव्य है तो उसके अंदर इसका गुण भी रहेगा, कर्म भी रहेगा। अगर ये त्रिफला ही नहीं रहेगा, अगर यही नहीं रहेगा तो इसके साथ उसके गुण और कर्म भी नहीं रहेंगे, वो होता है समवाय। ठीक है, तो और बाकी काम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया है कि पहले नंबर पे सामान्य है, दूसरे पे विशेष, तीसरे पे गुण, चौथे पे द्रव्य, 5वें पे कर्म, 6ठे पे समवाय, वो आपको याद रखना है कि आचार्य चरक ने यही सीक्वेंस बताया है। पहले सबसे नंबर पे सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय लास्ट में लिया है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य चरक ने पदार्थ की संख्या बताई वो 2 बताई और 6 बताई। 2 कैसे बताई, सत और असत। 6 कैसे बताई, सत के अंदर ही 6 पदार्थ आते हैं। उसके बाद आते हैं वैशेषिक दर्शन की बात हम करते हैं। वैशेषिक दर्शन ने भी पदार्थ की संख्या कितनी बताई, 6 बताई। सेम वही 7 पदार्थ बताए, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है उन्होंने पलट दिया। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे द्रव्य लिया, उन्होंने बोला कि द्रव्य प्रधान है, उसके बाद गुण, उसके बाद कर्म, उसके बाद सामान्य, उसके बाद विशेष एंड इसके बाद समवाय। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके भी आप जब चैप्टरों को देखोगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, और एमसीक्यू वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं योग दर्शन की। देखो योग दर्शन, अब योग दर्शन ने कितनी पदार्थ की संख्या बताई, 7 बताई। 7, 6 भाप पदार्थ, यानी जो ये 6 पदार्थ ये हो गए सेम। और एक होता, देखो इन सब पदार्थ को हम भाप पदार्थ भी कहते हैं, जिनकी संज्ञा मतलब जिनको जाना जा सकता है, जिनका अस्तित्व होता है, इनको भाप पदार्थ कह दो या सत पदार्थ कह दो। ठीक है, और एक होता अभाव। तो इस तरह से उन्होंने टोटल 7 पदार्थ माने। अभी अभाव क्या होता है, देखो आयुर्वेद के अंदर अभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। देखो जब भी यहाँ पर एक ऐसी लाइन मिले कि आयुर्वेद के अंदर अभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, आयुर्वेद का मतलब आप समझो कि चरक संहिता के अंदर उसको स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभाव को चरक संहिता के अंदर या आयुर्वेद के अंदर स्वीकार नहीं किया गया है। अब अभाव होता क्या है, देखो अभाव का मतलब होता है कि किसी वस्तु का किसी टाइम पे अवेलेबल ना होना। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास मैं बोल दूं कि ऑरेंज कलर का पेन नहीं है, इस टाइम पे नहीं है, लेकिन मैं मार्केट से तो ला सकता हूँ, मार्केट में है। या अभी मैं बोल दूं कि आप लोगों ने अभी पिज्जा ऑर्डर किया है, तो अभी आपके पास पिज्जा नहीं है, अभी उस चीज़ का अभाव है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो आ सकता है। तो अभाव का मतलब ये है कि कुछ समय, मतलब उस टाइम पे आपके पास वो चीज़ ना होना, तो उसको हम कहते हैं अभाव। जैसे मैं बोल दूं कि नल में पानी नहीं है, तो नल में पानी नहीं, नल सूख गई है, इस टाइम पे नल में पानी नहीं है का मतलब है अब अभी अभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से शून्य है, उसके अंदर पानी ही नहीं है। और अभाव को हम, इसका भी एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसको भी हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोरिलेट करो। देखो ये चैप्टर जिसने पढ़ रखा है वो भी उसको भी देखनी है, और जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको भी वो देखनी है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं संख्या दर्शन की। देखो संख्या दर्शन ने बताया है कि जो जो संख्या होती है, यानी पदार्थ की संख्या कितनी बताई है, 25 तत्व, यानी जो पदार्थ होते हैं वो 25 तत्व से होते हैं। देखो अब ये 25 तत्व कौन से होते हैं, देखो संख्या दर्शन जब आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रकृति उत्पन्न हुई है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि उन संख्या दर्शन ने या आचार्य सुश्रुत ने दोनों ने कैसे माने कि सृष्टि की उत्पत्ति क्रम कैसे हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति क्रम देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया था सबसे पहले कि जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होता है। यहाँ पर जो पुरुष है वो कौन सा पुरुष है, वो कहीं ना कहीं आत्मा से, चेतना से लिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब प्रकृति का जो मिलन है वो चेतना के साथ होता है, तो उसके बाद बनता है महत। महत क्या होता है, महत होती है एक तरीके से बुद्धि। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार महत होता है और आचार्य चरक के अनुसार बुद्धि होती है। यानी जब प्रकृति के साथ चेतना मिलती है तो उसमें बुद्धि की उत्पत्ति होती है एक तरीके से। ठीक, और उसके बाद बुद्धि से वहां पर अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है सात्विक अहंकार, एक होता है रासिक अहंकार, एक होता है तामसिक अहंकार। टेंशन मत लो, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि आचार्य संख्या दर्शन ने किस तरह से यहाँ पर 25 पदार्थ की संख्या मानी है। फिर उन्होंने बताया कि जो सात्विक और रासिक है वो आगे जाके एकादश इंद्रिया की उत्पत्ति कर देंगे। एकादश इंद्रिया का मतलब होता है कि 11 इंद्रियों की, 5 ज्ञान इंद्रियों की और 5 कर्म इंद्रियों की और एक मन की। उसके बाद उन्होंने बताया रासिक को जो तामसिक है वो आगे जाके यहाँ पर पंचतन मात्राएं बनाएंगी, यानी शब्द बनाएंगी, स्पर्श बनाएंगी और रूप बनाएंगी, देन रस बनाएंगी, देन गंध बनाएंगी। और इन पंचतन मात्राओं से आगे जाके पंच महाभूत बन जाएंगे। सबसे बन जाएगा आकाश, देन वायु, देन अग्नि, देन जल, देन पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 25 तत्व मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब एक बार इनको काउंट कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टोटल 25 तत्व हो गए। देखो एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, तो टोटल 11 हो गई। यहाँ पर 5 तन मात्राएं, 11 5 16 हो गई। और 5 पंच महाभूत तो 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गई। 21 और 22 ही हो गया, 23 ही हो गया, 24 ही हो गया और 25 ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 25 तत्व होते हैं, यानी पदार्थ कितने होते हैं, 25 तत्व होते हैं, जिनसे पूरी प्रकृति की उत्पत्ति होती है। किसके अनुसार, आचार्य सांख्य दर्शन के अनुसार। इसको डिटेल में हम चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर भी देखेंगे। उसके बाद आता है योग दर्शन। अब योग दर्शन ने क्या बताया, सेम सांख्य दर्शन के अनुसार बताया है कि 25 तत्व होते हैं, लेकिन उन 25 तत्व के साथ यहाँ पर ईश्वर तत्व भी मिला हुआ होता है। यानी कि यहाँ पर जो ईश्वर तत्व ना हो तो यहाँ पर पूरी प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन्होंने बताया योग दर्शन है, तो सेम वही है, बस उसमें ईश्वर तत्व आपको जोड़ देना है। जैन दर्शन ने 7 तत्व बताए हैं। ठीक, ये 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो जीव, अजीव, आश्रम, बंधन, संभर, निर्जरा, मोक्ष। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लेना। फिर एक होता है अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन ने क्या बताया कि जो पदार्थ की संख्या है वो एक होती है, और वो कौन होता है, ब्रह्मा। यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी के अंदर ब्रह्मा का अंश होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा से बने हुए होते हैं। कहते हैं ना कि जैसे वासुदेव का बताया है कि वासुदेव का कण कण में उनका अंश होता है, तो उसी तरह से अद्वैत जो दर्शन है वो उनका जो मानना है वो है कि हर एक पदार्थ के अंदर कुछ और नहीं, जैसे केवल ब्रह्मा ही है। तो ये हो गई यहाँ पर पदार्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन, पदार्थ के बारे में इन डिटेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाव और अभाव पदार्थ की। ठीक है, देखो ये भाव और अभाव पदार्थ आ रहा था कि क्या भाव, सत और असत जो भी है। ठीक है, इसका जो डिटेलिंग मिलेगी वो मिलेगी चरक सूत्र स्थान 11 में, इसका चैप्टर का नाम है तस्मासतम अध्याय। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि संसार के सभी जो वस्तु है, ठीक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सत, एक होता है असत। यानी कि जिनका अस्तित्व संसार में दिखाई देता है वो सत होता है। असत कौन होता है, जिनका अस्तित्व संसार में दिखाई नहीं देता है वो होता है असत। इनको हम अभाव भी कह सकते हैं। अब इनकी सत और असत की परीक्षा, यानी एक तरीके से एग्जामिनेशन कि कौन सी वस्तु सत है, कौन सी असत है, यानी कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी अब्सेंस है, उनकी परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आप 4 परमाणु से कर सकते हो। ठीक है, परमाणु से कर सकते हो। अभी परमाणु एक तरीके से आप प्रूफ समझ सकते हो। ठीक है, 4 प्रूफ हमारे पास जिनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। सबसे पहला आप्तोपदेश आता है, सीक्वेंस मैंने यहाँ से ले लिया। आप्तोपदेश, दूसरे नंबर पे प्रत्यक्ष आता है, तीसरे पे अनुमान, चौथे पे युक्ति। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप्तोपदेश, देन प्रत्यक्ष, देन अनुमान, चौथा होता है युक्ति। देखो इन 4 परमाणु से आप पता कर सकते हो संसार की कौन सी वस्तु सत्य है, कौन सी असत्य है।
थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आब्दोपदेश क्या होता है? आब्दोपदेश का मतलब ऐसे समझो कि आपको सभी वस्तु का ज्ञान है। अभी के टाइम पे इतना समझ लीजिए, आब्दोपदेश को हम पेपर 2 के अंदर कंप्लीट करा चुके हैं कवर, उसके अंदर डिटेल में मैंने बताया है। अभी आप समझ लीजिए, आब्दोपदेश का मतलब है कि आपको सभी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। देन उसके बाद प्रत्यक्ष, मतलब आपको अपनी उनकी विषयों का इंद्रियों से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और जब किसी चीज को आप देखते हो, उसका इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, तो उस टाइम पे आप उसका अनुमान भी कर सकते हो कि वो प्रत्यक्ष से सत्य है या असत्य है। उसके बाद आप युक्ति का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इन 4 प्रमाणों से आप बता सकते हो कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी वस्तु असत्य है। इतना आपको आना चाहिए। देखो, अब हम बात करते हैं अपने आयुर्वेद के बारे में, जो कि आप आयुर्वेद कर ही रहे हो, ठीक है। तो अगर आप आयुर्वेद की परिभाषा नहीं पता, प्रयोजन नहीं पता, त्रिसूत्र नहीं पता, तो क्या मतलब है आयुर्वेद को पढ़ने का? तो इसलिए आपको आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, कि ताकि आपसे कोई पूछ ले कि आयुर्वेद की परिभाषा बताओ, इसका क्या प्रयोजन है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो यार आप कितने शर्म की बात है। जैसे एग्जामिनर यही पूछता है कि आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद का प्रयोजन, ठीक है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए यार, बच्चे आयुर्वेद कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में पता तो होना चाहिए कि आयुर्वेद की जड़ें कहाँ से है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसका एम है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका देखो, तुम देखते हैं परिभाषा। देखो, जहां पर लक्षण लिखा होता है वहां पर उसका मतलब परिभाषा ही होता है, ठीक है। लक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में समझना, ठीक है। जैसे हमने लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं, लक्षण का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक श्लोक आया जो कि आपको याद करना है। देखो, मैंने वही श्लोक लिखे है जो आपको याद करना ही करने हैं। पहला श्लोक है हित हित अहित सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हित अहितम सुखम दुखम आयु स्तस्य है, यानी अस्य लगा हुआ है, अस्य लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठवी विभक्ति लगी हुई, छठी विभक्ति लगी हुई है। और छठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, ठीक है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी संस्कृत वाली वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, श्लोक का मतलब समझ सकते हो कि हित और अहित, सुख और दुख, आयु का हित और अहित सोचना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप अच्छे से मेरी संस्कृत वाली वीडियो देख के आए हो तो आप आसानी से इजीली तोड़ सकते हो, किसी भी सेंटेंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि हित और अहित, सुख और दुख आयु, यानी 4 प्रकार की आयु बताइए। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुखम आयु, ठीक है, दुखम आयु। इस तरह से हिता हितम, मतलब इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है, ठीक है। इनके बारे में सोचना। ये किसके अंदर आते हैं? आयुर्वेद के अंदर आता है। और क्या बताया गया? मांच तच, मांच तच, और तच का मतलब होता है यहाँ पर स्वरूप। एंड यत्र उक्तम आयुर्वेदम से उच्यते, यानी यहाँ पर बताया गया है आयु का मान जानना। आयु मतलब जो आपकी लाइफ है, ठीक है, आपका जो जीवन है उसका कितना मान होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, ठीक है। ये जिसके अंदर बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आयुर्वेद की? यानी आयुर्वेद के अंदर आपकी 4 आयु का वर्णन है। पहली हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, और उन 4 आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है। हित और हित का मतलब क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ठीक है, मतलब क्या सही है, क्या सही नहीं है, चाहे खाना से लेके, चाहे पीने से लेके, चाहे कोई भी एक्टिविटी से लेके, ठीक है। और आपकी आयु का कितना मान रहने वाला है और इसका क्या स्वरूप रहने वाला है, इसका जो वर्णन होता है वो आपके आयुर्वेद में मिलता है। यही मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका रेफरेंस एक बार देख लेते हैं, चरक सूत्र स्थान 1। देखो, जब आप चरक सूत्र स्थान 1 पढ़ोगे तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे बेसिक है, तो वहां से ही कह रहा है कि बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे, ठीक। देखो, रेफरेंस का मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर चरक सूत्र स्थान 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चरक सूत्र स्थान 1 चैप्टर नंबर 1 है। देखो, और भी लिखा होता है कि कोडिश नंबर 86, 87, इतना याद नहीं करना है, ठीक है, इतना होता भी नहीं है। अगर आप ये सोच लो कि मैं चैप्टर के साथ श्लोक का नंबर भी याद कर लूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टीचर आपसे कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको पता लगता है कि जब आप चरक सूत्र स्थान 1, देखो जो हमारी चरक के अंदर सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, इंद्रिय स्थान है, ये बहुत सारे स्थान है। हर एक स्थान के अंदर कुछ चैप्टर है जो कि मैंने आपको चरक संहिता के बेसिक के अंदर बताया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लिया करो, प्ले लिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, ठीक। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार बेसिक वाली वीडियो देख लो, तो इससे हुआ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अभी आपको क्या समझ में आया? अभी समझ में आया कि ये जो श्लोक है हमारा वो चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि 4 आयु का यहाँ पर आयु का वर्णन है, 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। और इनके लिए क्या हित है, यानी क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है,
ठीक है। और उसके अंदर आयु का कितना मान और क्या स्वरूप है, ये जो बताया जाता है उसे आयुर्वेद हम कहा जाता है, आयुर्वेद उसे कहते हैं। अब आयुर्वेद का प्रयोजन देखते हैं, ठीक है। आयुर्वेद का प्रयोजन, तो श्लोक आया है कि प्रयोजनम चास्यम स्वस्थस्यम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम आतुरस्य विकार प्रशनम च, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि प्रयोजनम यानी कि चास्य, देखो यहाँ पर आस्य लग गया ना, देखो चा का मतलब और हो जाएगा और आस्य मतलब षष्ठी में विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। इतना मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इतना बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी और बहुत सारे श्लोक आते हैं, तो उसके लिए आपको संस्कृत को अच्छे से समझना होगा, ठीक। तो अगर आपको संस्कृत पेपर 1 देखना है तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, और संस्कृत पेपर 2 देखना है तो आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐप की लिंक आपको दे दूंगा। ऐप पर मैं सोच रहा हूँ कि आपके जितने नोट्स अवेलेबल हो वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें ऐप को और फुल सपोर्ट करें हमें, ठीक। तो इसका श्लोक देख रहे थे हम, प्रयोजनम चास्यम स्वस्थम स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो भी व्यक्ति होता है, जो भी पुरुष होता है, उसके स्वास्थ्य पुरुष की रक्षा करना। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो हेल्थी है तो हेल्थी ही बना रहे, वो स्वस्थ है तो स्वस्थ ही बना रहे, ठीक है। आप उसको बता रहे हैं कि आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको यहाँ पर किस तरह की हेल्थी डाइट लेनी है, कैसे लघु और गुरु आहार का सेवन करना है, और कौन कौन से विहार यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है, वो सब हम इसको बता रहे हैं ताकि वो बीमार ही ना हो। भाई नॉर्मली अगर जो आप बीमार होते हो वो किससे होते हो, अगर आप गलत आहार विहार का सेवन करते हो। देखो एक श्लोक आएगा जब आप बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर पढ़ोगे कि जो लोग सही आहार का फॉलो करते हैं उनको कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग सही आहार का फॉलो नहीं करते उनको भी दवाई के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अगर वो सही आहार का फॉलो ही नहीं करेंगे, सही आहार विहार का सेवन नहीं करेंगे तो बीमार होते ही रहेंगे, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर भी परहेज बताते हैं ना कि ये मत खाना, जंक फूड मत खाना, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला एम क्या हो गया आयुर्वेद का, कि ये है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ ही बनाए रखना। दूसरा होता है कि आतुरस्य, आतुरस्य का मतलब होता है जो रोगी है, जो भी व्यक्ति जो रोगी है उसके विकारों का, विकार मतलब जो भी इसकी डिजीज है, ठीक है, उसको प्रशमन करना यानी शांत करना। तो ये भी किसके अंदर आ जाती है, इसका दूसरे प्रयोजन के अंदर आ जाती है। तो 2 प्रयोजन होते हैं, पहला स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा आतुर के रोगों की दूर करना, आतुर के रोगों को दूर करना, यानी जो व्यक्ति को डिजीज हो गई है अब उसको वहां पर रोग को दूर करना है, ठीक है, उस बीमारी को हटाना है। तो ये इसके 2 प्रयोजन हो गए, ठीक है, ये आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं। फिर आता है त्रिसूत्र के बारे में, त्रिसूत्र, ठीक। अब देखो ये भी त्रिसूत्र का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिला है, चरक सूत्र स्थान 1 में मिला है, चरक सूत्र स्थान 1 में मिला है, शायद आपने पढ़ा होगा, तो अगर मेरी वीडियो से पढ़ा होगा तो मैंने तो स्पेशली बताया भी है, ठीक है। तो इसका जो श्लोक है वो होता है कि हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थम आतुरम परिणाम, यानी कि आपको क्या है कि हेतु लिंग औषधम ज्ञानम, यानी कि हेतु का मतलब होता है कारण, किस रोग का क्या कारण है, उसके क्या लक्षण है, और उनमें कौन सी औषध देनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, स्वस्थ के लिए और आतुर के लिए भी, ठीक है। स्वस्थ के लिए तो है ही, आतुर मतलब रोगी के लिए, ठीक है। अगर आप उनको रोगी को और स्वास्थ्य को बनाए रखना है, मतलब ठीक रखना है, तो उनके लिए आपको यहाँ पर इन 3 चीज का ज्ञान होना ही चाहिए। त्रिसूत्र हेतु लिंग औषधम, हेतु लिंग औषधम, ठीक है। अगर इन तीनों का ज्ञान है तो आप यहाँ पर किसी भी रोग को दूर कर सकते हो, ठीक। ये त्रिसूत्र शाश्वत पुनः भूविद्य से पितामह, मतलब त्रिसूत्र शाश्वत मतलब एक तरीके से इनकी जो जड़ें है वो बहुत मजबूत है, बहुत लंबे समय से है, ठीक है। और इसको जो बताया वो किसने बताया, पितामह ने बताया। पितामह किसको कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा त्रिसूत्र, जो कि आपको चरक सूत्र स्थान 1 में मिल जाएगा। फिर आयुर्वेद के कुछ पर्याय बताए गए हैं, शाखा बोलते हैं, ठीक है, और विद्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, तंत्र, ये सभी हम किसको बोलते हैं, आयुर्वेद के कुछ पर्याय बताए गए हैं। देखो अब हम बात करने वाले सिद्धांत के बारे में। देखो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप और भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, या पदार्थ विज्ञान का पेपर फर्स्ट ऐसे ही पढ़ना चाहते हो इतने बेहतरीन नोट से और हर एक चीज़ को समझना चाहते हो, तो आप जाके मैंने ऐप बना रखा है, उस ऐप में मैंने सारा कोर्स वहाँ के आपके लिए अवेलेबल करा रखा है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। ज़्यादा उसका प्राइस नहीं रहने वाला है, 499 ही हम रखेंगे, ताकि आपको यहाँ पर पूरा पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट करा सके विद एमसीक्यू। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यू मिले, नोट्स मिले और वीडियो लेक्चर मिले, और भी अगर जो भी पॉसिबल हो पाएगा, डाउट सॉल्विंग तो रहेगा ही ऑब्वियसली। और अब मैं अपना नंबर भी दे रखता हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो पदार्थ विज्ञान पेपर 2 है वो तो मैंने आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर ही कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और उसके साथ आपके लिए बोनस रहने वाला है पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के अंदर, कि आपको उसका 1 शॉट भी मिलेगा। यानी जब ये 9 चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाएंगे पेपर 1 के, तो उन सभी का 1 शॉट के अंदर मैं यहाँ पर उस ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसका नहीं देखना है, 1 शॉट देखनी है, तो 1 शॉट के लिए भी यहाँ पर एक अलग से बना दूंगा, ठीक है, कोर्स बना दूंगा, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के
आपको वन शॉट में मिल जाएंगे, ठीक 3-3 घंटे के अंदर, यानी कि आप पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि मान लो कल आपका एग्जाम है, ठीक है, पदार्थ विज्ञान का एग्जाम है, और आप 2 से 3 घंटे के अंदर पदार्थ विज्ञान पूरा रिवाइज करके चले गए, बेहतरीन नोट्स के साथ, बेहतरीन रिवीजन के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, तो आपके पास होने से फिर कोई भी उसको आपको नहीं रोक सकता है अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लोग तो मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में, तो सिद्धांत जिसको हम थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसकी जो लक्षण है, इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि सिद्धांतों देखो यहाँ पर ओ लगा है तो ओ से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है, ओ अक्रांत नपुंसक लिंग है। तो सिद्धांतो नाम से यह, से का मतलब होता है वह, सिद्धांतो नाम से यह परीक्षा के बहुविधम परिचयम हेतु भिषज साध्यत्वे स्थापत्य निर्णय। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीजें बताता हूँ। जब भी कोई साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, कोई वैक्सीन बनाते हैं या फिर कोई भी दवाई बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका बहुत बार ट्रायल करते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वैक्सीन बनानी है, उसको बार बार इंसेक्ट पे लगाया जाता है, जैसे कि रेट वगैरह पे लगाया जाता है, कोई किसी इंसेक्ट पे लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत बार उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं कि ये हमारी वैक्सीन जो फाइनल वही है। जैसे कि एक वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 10 साल लगता है, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई पोलियो की वैक्सीन लग रही है, हेपेटाइटिस की लग रही है, ठीक है, हेपेटाइटिस की शायद अभी नहीं बनी है, बी की नहीं बनी है, ठीक है, सी की है, बी की नहीं बनी है। तो इनके लिए कम से कम 10 साल का समय लगता है। जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बन ही नहीं रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, बहुत बार ट्रायल किया, उस वैक्सीन का बहुत बार ट्रायल किया था। तो इसमें भी क्या होता है, सिद्धांत या थ्योरी, यानी कि जब कोई आप एक थ्योरी, कोई एक लॉ आप कैसे दे सकते हो, आप तब दे सकते हो जब आपने उसकी बहुत बार परीक्षा करी हो, बहुत बार आपने उसका ट्राई करा हो, हेतु कुछ प्रमाणों से आप सभी से आपने प्रैक्टिस करके तब जाके आप एक डिसीजन लेते हो कि ये अब थ्योरी सभी के लिए वैलिड है। जैसे मान लो कि रोग का चिकित्सा करनी है, अब रोग की चिकित्सा करने के लिए आपने कुछ दवाई बताई, ये द्रव्य बता दिया, तो आप ऐसे थोड़ी कि बस एक बार देख के आप कम से कम उस द्रव्य को 15, 20, 100, 200 लोगों पे ट्राई करोगे, उन पे सभी का अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि ये दवाई इस वाले रोग के लिए है, ठीक है। तो यही तो होता है। तो अब इसको एक बार मतलब समझ लेते हैं कि सिद्धांतों नाम से ये परीक्षा के बहुवृत्ति, यानी जो भी कोई थ्योरी है उसको आप क्या करते हो कि परीक्षा के बहुवृत्तियम, मतलब मल्टीपल टाइम उसकी परीक्षा करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, ट्रायल करते हो, एंड परीक्षम हेतु विशेष कैसे करते हो, देखो यहाँ पर बताया भी गया है। यानी कि आप इनका यहाँ पर देखो, और फिर उनकी जो परीक्षा होती है, ठीक है, उनको प्रत्यक्ष द्वारा, उपमान द्वारा, अनुमान द्वारा, ठीक है, जो भी विषय होता है उसको सिद्ध करा जाता है और तब जाके एक निर्णय लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। देखो एक बार फिर से समझो, सिद्धांतों नाम से ये परीक्षा के बहुवृत्त है, यानी कि जो भी एक तरीके से जो भी परीक्षा है, यानी परीक्षा के विषय है, यानी एक तरीके से परीक्षा के विषय है, उनकी बार बार परीक्षा लेना। जैसे कि आपने भी कोई चीज पढ़ा है, आपको जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। उसी तरह से जो सिद्धांत है उसका भी जो परीक्षा भी विषय है उनकी परीक्षा करते हैं, और हेतु विशेष मतलब प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा, उपमान के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो भी परीक्षा विषय है उनको सिद्ध करते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं वो सही है या नहीं है, तब जाके एक डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अभी सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभिपुगम सिद्धांत। पहला होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, ठीक है, नाम से क्लियर, सर्वतंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र, ऐसा लॉ जो सभी जगह वैलिड है, यानी यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब ऐसी थ्योरी जो यूनिवर्सल जगह वैलिड है, मतलब कहीं भी चली जाओ सभी जगह वो वैलिड होती है। जैसे कि बॉटनिकल नेम होते हैं ना, देखो एक होता है प्लांट का नाम, जैसे नीम हो गया, अब नीम हमारे यहाँ पर है इंडिया में, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाओगे तो वहां पर वो बॉटनिकल नेम से जाना जाएगा, ना कि नीम से जाना जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से सर्वतंत्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जो सभी जगह वैलिड होता है, यानी जितने विद्वान होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे सब विद्वान मानते हैं। जैसे रोगों का कारण है, मतलब जो भी रोग होता है हर एक रोग का कारण होता है, कहते हैं ना कि बिना कारण की कोई चीज नहीं होती है, तो रोग भी बिना कारण की नहीं होता है। अगर आप गलत आहार विहार का सेवन नहीं करोगे तो आपके जो दोष है वो प्रकोपित नहीं होंगे, दोष प्रकोपित नहीं होंगे तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बिना कारण का रोग नहीं होता है। दूसरा, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय, ठीक है। दूसरा बताया गया है, देखो रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक साध्य रोग, एक होते हैं असाध्य रोग। साध्य रोग के अंदर भी 2 आते हैं, ठीक है, और असाध्य के अंदर भी 2 आते हैं, ठीक है। तो साध्य रोग वो रोग होते हैं जिनको आपको यहाँ पर इजिली ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब साध्य रोगों के ट्रीटमेंट के उपाय बताए गए कि किन किन तरीके से आप इनके ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो सभी जगह वैलिड है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा होता है प्रतितंत्र सिद्धांत।
प्रतितंत्र का मतलब नाम से ही ना प्रति हो गया, ठीक है, प्रति हो गया मतलब किसी एक ने ही माना है वो चीज, मतलब वो हर एक शास्त्र का अलग अलग होता है। जैसे अष्टांग हृदय मानते हैं अलग, आचार्य संहिता मानते हैं अलग। आप बहुत बार देखोगे कि अष्टांग हृदय के अनुसार अलग होता है, सुश्रुत के अनुसार अलग होती है, चरक के अनुसार अलग होती है, ठीक है। तो ये सभी के अनुसार अलग होती है, यानी कि इन तीनों में सिमिलरिटी ही नहीं है। अपने अपने ग्रंथों में वो अलग अलग चीज लिख रहे हैं, और आपकी भी वैसे वो ज्यादा लोड बढ़ा देते याद करने का, ठीक। पर यहाँ पर मेरा मतलब ये था कि प्रतितंत्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूप में पाया जाता है। जैसे कुछ आचार्य मानते हैं रस की संख्या 6 होती है, रस कौन कौन से मधुर अमल लवण कटोतित कसाय, जबकि कुछ मानते हैं कि रस की संख्या 8 होती है, जबकि मॉडर्न के अनुसार तो रस 5 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि वो हर एक शास्त्र में विभिन्न रूप में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, जिसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा भाई, यूनिवर्सल में वो एक्सेप्ट नहीं होगी। देन उसके बाद है इम्प्लाइड थ्योरी, अधिकरण सिद्धांत, जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को मानते तो उसके साथ आपको कुछ और भी मानना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मुक्त पुरुष शुभ और अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते। देखो यहाँ पर अगर आप ये मान रहे हो कि जो इंसान मुक्त हो गया है, यानी जो इंसान मर गया है, अब वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा, ना शुभ कार्य करेगा ना अशुभ कार्य करेगा। अगर आप ऐसा मान रहे हो तो आप ये भी मान रहे हो यानी कि वो कर्म का फल होता है, यानी कि शुभ और अशुभ कर्म का फल होता है। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति के डेड हो जाता है, तो आप क्या कहते हो कि अब वो कैसा भी कर्म नहीं करेगा, ना शुभ कर्म करेगा ना अशुभ कर्म करेगा, यानी कि आप ये मान रहे हो कि कर्मों का फल होता है। तो यही बताया गया है, क्योंकि इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है, क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं अभ्युपगम सिद्धांत के बारे में। देखो अभ्युपगम नाम से क्लियर हाइपोथेटिकल, यानी कि जो वैद है, जो साइंटिस्ट वगैरह है, कोई भी सही, तो उनको मानने के लिए वाद विवाद में मान लेते हैं, ठीक है। वाद विवाद होता है और बाद में मान लिया जाता है कि ऐसा होता होगा। आपने बहुत सारी हाइपोथेसिस पढ़ी होंगी कि जैसे आपने चैप्टर 12 इवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ा होगा, ये इसकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इनकी हाइपोथेसिस थी कि इस तरह से यहाँ पर प्रकृति का निर्माण हुआ होगा। बहुत सारे आचार्य आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस देते हैं। तो उसी प्रकार से बताया गया है, यदि किसी अप्रमाणित अपरिचित है, मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, अपरिचित है जिसकी कोई परीक्षा नहीं की है, जिसका कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया हो, अनुपदिष्ट मतलब जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है एक तरीके से, अहेतु मतलब जिसका कोई कारण सही नहीं है, ठीक है। इन बातों को वेदगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, ठीक है। वही वाद विवाद हो रहा है कि ऐसा होता है, वो बोला ऐसा नहीं होता है, तो वाद विवाद हो रहा है और मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होता होगा। जैसे कभी द्रव्य को प्रदान करेंगे तो कभी गुण को प्रदान करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या कहते हैं कि द्रव्य प्रदान होता है, कभी कभी कहते हैं गुण प्रदान होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो ये 3 टॉपिक हमें कवर करने थे आज की वीडियो में, जिसको हमने इजीली कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने बात करी थी पदार्थ के बारे में, देखा व्युत्पत्ति क्या होता है, यानी कि व्युत्पत्ति का मतलब व्युत्पत्ति, पदार्थ की व्युत्पत्ति बताई, यानी जो शब्द के अर्थ का ज्ञान कराती है, मतलब कोई सी भी वस्तु के शब्द का अर्थ से ज्ञान कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी सबसे ज्ञात होने वाली वस्तु, यानी जो शब्द है उसे जो ज्ञान होने वाली वस्तु है। देखो मैं इसमें थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यही इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पदार्थ के अंदर, कि आपके जो शब्द होते हैं, मतलब पदार्थ के अंदर जो शब्द होते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना शब्दों के ऊपर, कि सबसे ज्ञान होने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चक्र पानी के अनुसार पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। शब्द पदार्थी के अनुसार यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। 3 लक्षण होते हैं, अस्तित्व, ज्ञातव और अविधेयत्व, जिनको हम जान सकते हैं, जिनकी ट्रिक बनाई थी हमने, अज्ञानी का अभिमान, ठीक है। और इनकी संख्या देख लेना, सुश्रुत के अनुसार इन्फिनाइट होते हैं, चरक के अनुसार 2 और 6 होते हैं। वैश्विक दर्शन ने भी 6 ही मानी है इनकी संख्या, और योग दर्शन ने 7 मानी है, संख्या दर्शन ने 25 मानी है, योग दर्शन ने 26 मानी है, जैन दर्शन ने 7 मानी है, और अद्वैत दर्शन ने 1 मानी है, ठीक। उसके बाद भाव और अपदार्थ के बारे में देखते हैं, कि जो चरक सूत्र सन 11 में इसका जिक्र मिलता है कि सभी पदार्थों को 2 विभागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है सत, एक होता है असत, ठीक है। और इनकी परीक्षा आप 4 परमाणु से कर सकते हो, अवधुपदेश से, प्रत्यय से, अनुमान से और युक्ति से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ पर बताया गया था फिर आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद के क्या लक्षण होते हैं। हिताहितम, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्यम हिताहितम, मंच तचम यक्तुरोम्यदम आयुर्वेद से उच्यते। फिर प्रयोजन बताया गया, प्रयोजनम चास्यम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातृश्य विकार प्रशनम च। त्रिसूत्र बताया, हेतुलिंग औषधम स्वस्थ आतुर प्राणायाम, त्रिसूत्र शाश्वते पुनः विभुदस्ते या पितामह। इसके पर्याय बताए गए, आयुर्वेद को शाखा कहते हैं, विद्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, शास्त्र तंत्र आदि कहते हैं।
उसके बारे में सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि सिद्धांत वो होता है जिसको बहुत बार परीक्षा की गई हो, हेतु हेतु से, अनुमान से और युक्ति के द्वारा इनको सिद्ध किया जाता है, तब जाके एक निर्णय लिया जाता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। 4 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम सिद्धांत जो हर जगह वैलिड होता है। प्रतितंत्र मतलब जो हर जगह वैलिड नहीं होता है। अधिकरण सिद्धांत मतलब जिनको हम कुछ मानते हैं तो उनके साथ कुछ और भी मानना पड़ता है। अभिगम सिद्धांत सिद्धांत होता है जो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर ऐप के जाके अंदर से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो पदार्थ विज्ञान का। और अगर आपको उसका नोट्स चाहिए तो भी आपको हमारे ये ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, और जिस सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ पर आपको अवेलेबल है। और कोशिश करूँगा कि अभी अभी ऐप आया है तो उसके अंदर बहुत सारे मैं अभी चेंजेस होंगे। ठीक है, अभी डायरेक्टली भी एक साथ अपलोड नहीं हो सकते, धीरे धीरे करके चीज़ें अपलोड होंगी, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।